हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग वक्फ बोर्ड जो वक्फ लॉ उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में देखेंगे, उसमें क्या अपडेट किए गए हैं और क्या अपडेट आई है। सबसे पहले बात करें तो वक्फ कानून पर सरकार कर गई है खेल, कदम पीछे खींचकर और लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रही है। नए वक्फ कानून पर केंद्र सरकार का कदम पीछे हटी तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। कानून का विरोध कर रहे लोग इसे स्टे के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे सरकार की रणनीति भी हो सकती है। वक्फ कानून पर कोर्ट का मुड़ देकर सरकार ने एक कदम पीछे खींचना सही समझा। सरकार के पास अभी वक्त, क्योंकि कानून के रूल अभी नोटिफाई नहीं हो पाए। ठीक इसी प्रकार सरकार ने सीए कानून पर किया है, 4 साल बाद रूल लेकर आई है। अरुणा वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम पीछे लिया है। सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरुआत में ही कोर्ट से कहा कि इस मामले में कोई अंतरिम रोक नहीं लगनी चाहिए। तभी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने बेंच ने कहा कि जब मामला कोर्ट में है तब मौजूदा स्थिति को नहीं बदला जाना चाहिए। इसी को समझ आ गया और कोर्ट किस दिशा में सोच रहा है। कोर्ट के रुख को देखते हुए सरकार ने 3 बातें खुद ही कह दी। एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिया, अगले 1 हफ्ते तक वक्फ कानून में कोई बदलाव नहीं होगा। वक्फ बाय यूजर चाहे रजिस्टर्ड हो या ऑन रजिस्टर्ड, वो अगले 1 हफ्ते तक वैध माना जाएगा। राज्य सरकार फिलहाल कोई एक नया वक्फ बोर्ड या काउंसिल बनाने की सिफारिश नहीं करेगी। सरकार के इस स्वेच्छा से कदम पीछे खींचने को याचिकाकर्ताओं ने अपनी जीत बता दिया। AIM के नेता असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भले ही सीधा सटे ना दिया हो, लेकिन सरकार की 3 बातें कोर्ट की कार्रवाई में रिकॉर्ड हुई है, जो वास्तव में स्टे के बराबर है। आम आदमी पार्टी के अमनतुल्लाह खान ने भी इसे बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति को हार बताया। कपिल सिब्बल और अभिषेक मन्नू सिंघवी ने कोर्ट के आदेश को संतुलित बताया। यहाँ पे सरकार मानती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस नए कानून पर स्टे मिल जाता है तो यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी पहल पर झटका होगा। इसलिए कोर्ट के रुख को भांपते हुए खुद ही पीछे हटना एक सम्मानजनक रास्ता था। वैसे भी अब वक्फ कानून लागू नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए नियम अभी नोटिफाई नहीं हुए। सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून के साथ भी सरकार ने नई रणनीति अपनाई। 4 साल बाद नियम लागू किए गए तब मामला ठंडा पड़ चुका था। सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश करेगी कि वक्फ बाय यूजर जैसी व्यवस्थाओं में गड़बड़ी है और इन्हें दूर करने के लिए नया कानून जरूरी है। सबूत भी पेश किए जाएंगे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि दिल्ली हाई कोर्ट की ज़मीन पर वक्फ का दावा कुछ मामलों में वक्फ बाय यूजर का गलत इस्तेमाल हुआ, इसलिए वो भी ध्यान रखेगा। अब 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। यह दिन खास इसलिए भी है क्योंकि इसके ठीक 8 दिन बाद मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह जस्टिस BR गवई लेंगे। नज़र अब सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर ही सबकी टिकी है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड का काम क्या होता है। तो जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। देश में अभी 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं। एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी है। 2013 में UPA सरकार ने 1995 के मूल वक्फ एक्ट में बदलाव करके बोर्ड की शक्तियों में इजाफा किया था। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है, जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिक नहीं होता। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक हक माना जाता है। उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। वक्फ अधिनियम 1995 के अनुसार केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में अधिकतर मुस्लिम सदस्य होने चाहिए। विधेयक उनकी संरचना में बदलाव करके गैर मुस्लिम सदस्यों की उपस्थिति को अनिवार्य बताता है। यह गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में बहुमत में रखने की भी अनुमति देता है। अभी वक्फ बोर्ड के पास ऐसी संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का अधिकार है जो अतीत में वक्फ की गई हो और इसका वक्फ बोर्ड के पास आधार हो। नए बिल में इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। वक्फ का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सहायता सहित विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, जिसका अंतिम उद्देश्य समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। वक्फ को एक जरिया प्रदान और दान जो पुरस्कार देना जारी रखा माना जाता है, क्योंकि इसके लाभ भविष्य की पीढ़ियों द्वारा महसूस किए जा सकते हैं। वक्फ की शुरुआत के बारे में मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर इरबान हबीब ने आज तक डिजिटल से बात की और कहा कि इसका इतिहास ब्रिटिश काल से ही लेकर इस्लाम की शुरुआत तक जाता है। प्रोफेसर हबीब बताते हैं वक्फ बोर्ड को औपचारिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने 1913 में शुरू किया था। वक्फ बोर्डों के पास करीब 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये इतनी जमीन है कि भारत में सिर्फ रेलवे और रक्षा विभाग के पास ही इतने अधिक जमीन है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है।
2025 का संशोधन भविष्य की वक्फ संपत्तियों के लिए उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की अवधारणा को समाप्त कर देता है। इसके अलावा यह वक्फ संपत्तियों को प्रबंधन और संबंधित विवादों को सुलझाने में सरकार की भागीदारी को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। यह वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने के लिए भी अनिवार्य बनाता है। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे वक्फ और ट्रस्ट में क्या अंतर है, तो वक्फ और ट्रस्ट दोनों ही संपत्ति के लिए कानूनी व्यवस्था है। हालांकि वक्फ केवल धार्मिक, धर्मार्थ एवं पवित्र उद्देश्यों के लिए बनाया जा सकता है, जबकि ट्रस्ट किसी भी वैध उद्देश्य के लिए बनाया जा सकता है। वक्फ की धारा 40 क्या है, तो बोर्ड स्वयं ऐसी संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र कर सकेगा जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह वक्फ संपत्ति है। यदि कोई प्रश्न उठती है तो कोई विशिष्ट संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं है, कोई वक्फ सुन्नी वक्फ या शिया वक्फ, तो ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझे उसी प्रश्न का। क्या ताजमहल वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को इस मामले को गंभीरता से लेने की सलाह दी। 2005 में बोर्ड ने ताजमहल को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत करने का फैसला किया था। राज्यसभा में 12 घंटे तक चली तीखी बहस, विपक्ष में हुई जबरदस्त टकराव के बाद वक्फ विधेयक 2025 पे अभी चर्चा चली रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये थी वक्फ बोर्ड से रिलेटेड थोड़ी सी अपडेट। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।